हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2016 के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र का विस्तृत विश्लेषण सहित व्याख्यात्मक हल। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दमदमा से। दमदमा नामक मध्य पाषाणिक पुरास्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। 1982 से 1987 तक यहाँ हुए उत्खनन के फलस्वरूप 41 मानव शवाधान मिले हैं, जिनमें से 35 कब्रों में एकल शवाधान, 5 कब्र में 2-2 मानव शवाधान तथा एक कब्र में एक साथ 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लेखहिया। विंध्य क्षेत्र के मध्य पाषाणिक पुरास्थलों में से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित लेखहिया नामक शिलाश्रय से सर्वाधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जबकि अमेरिका के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखहिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक हैं। सही जवाब है W.A. फेयर सर्विस। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक W.A. फेयर सर्विस थे। 1971 में लिखी गई इस पुस्तक में प्राचीन पुरातात्विक अध्ययन का वर्णन किया गया है। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था। धर्मपाल। धर्मपाल बौद्ध मतानुयायी था। उसके लेखों में से उसे परम सौगत कहा गया है। उसने विक्रमशिला में बौद्ध विहार की स्थापना की। तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवाई थी। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से। 13वें शिलालेख में अशोक कहता है कि मैंने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष बाद कलिंग विजय की। इस युद्ध में 1 लाख व्यक्ति मारे गए, 1.5 लाख व्यक्ति देश से निष्कासित हुए और कई गुना लोग बर्बाद हो गए। पृथ्व्या प्रथम वीर। पृथ्व्या प्रथम वीर किसकी उपाधि थी। दोस्तों, हरिशेर रचित पर्याय प्रशस्ति में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के लिए पृथ्व्या प्रथम की उपाधि पर प्रयुक्त हुई है। यह प्रशस्ति वर्तमान समय में इलाहाबाद में स्थित है। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। विवाद के कारण आयोग द्वारा यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। पृथ्वीराज। आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में इसका उत्तर विकल्प बी पृथ्वीराज को माना है। यह चौहान वंश का शासक था तथा 1173 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। यह दिल्ली तथा अजमेर का शासक था, जिसे समकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने राय पिथौरा भी कहा है। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह परास्त किया, किंतु अगले ही वर्ष 1992 तराइन में हुए दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को बुरी तरह परास्त किया तथा संभवतः वह लड़ते हुए मारा गया। इस पराजय के पश्चात भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है। ऑप्शन डी, इल्तुतमिश को। वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। 1526 ईस्वी। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी तथा 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित किया। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी। ऑप्शन बी, नागलापुर की। नागलापुर। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी महान सेना नायक, विजेता एवं प्रशासक होने के साथ साथ
कला, संस्कृति व साहित्य का प्रेमी भी था। उसने अपने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्यद में अपने राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों का विवेचन किया है। उसने अनेक मंदिरों, मंडपों व तालाबों का निर्माण करवाया था। अपनी राजधानी विजयनगर के निकट नागलापुर नामक नगर की स्थापना उसने अपनी मां की स्मृति में करवाई। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। जहांगीर ने मुख्यतया निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? चित्रकला को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मुगल काल को उसकी बहुमुखी सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण भारतीय इतिहास का द्वितीय क्लासिकी युग कहा गया है। जहांगीर ने स्थापत्य कला की अपेक्षा चित्रकला को अधिक प्रश्रय दिया। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था। मराठों को पहली बार जहांगीर के शासनकाल में मुगल उमरा में शामिल किया गया एवं तंबाकू की खेती पहली बार जहांगीर के शासनकाल में शुरू हुई। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? अकबर ने। बाबर एवं हुमायूं ने भी संगीत कला को प्रोत्साहन दिया, किंतु यह अकबर के काल में ही अपने शिखर पर पहुंची थी। अकबर ने हिंदू संगीत की शिक्षा लाला कलावंत से प्राप्त की थी। अकबर स्वयं नगाड़ा वादन में प्रवीण था। मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वो स्थित था? सही जवाब है ऑप्शन ए लखनऊ में। मुगल शासकों ने शिक्षा का भी पोषण किया। मुगल काल में मकतब, प्राइमरी शिक्षा और मदरसों की व्यवस्था होती थी जहां शिक्षा प्रदान की जाती थी। विभिन्न मदरसों में विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी, जैसे लखनऊ का फिरंगी महल मदरसा न्याय की शिक्षा के लिए तथा सियालकोट का मदरसा व्याकरण की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? ऑप्शन ए 1820 से 1827 ईस्वी। अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता सर टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। यह व्यवस्था तमिलनाडु, मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम, दुर्ग के कुछ हिस्सों में लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। सर टॉमस मुनरो 10 जून 1820 से 10 जुलाई 1827 तक मद्रास के गवर्नर रहे। इनका जन्म ग्लासगो, स्कॉटलैंड में हुआ था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। सही जवाब है ऑप्शन सी और सही सुमेलन इस प्रकार है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1746 से 48 के बीच, इसे कहते हैं सेंट थोमे का युद्ध। एक्सला चैपल की संधि से इसका अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक, ये अनिर्णायक युद्ध था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 तक, पेरिस की संधि से अंत हुआ। और प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक ब्रिटिश की हार हुई। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन बी 17। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल उसकी विलय नीति के कारण विशेष तौर पर याद किया जाता है। इस नीति के तहत 17 1848, जैतपुर और संभलपुर 1849, बघाट 1850, झांसी 1853 और नागपुर 1854 को ब्रिटिश शासन क्षेत्र में मिला लिया गया था। पश्चिमी भारत के डीके कार्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? सही जवाब है ऑप्शन सी और डी, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। प्रोफेसर धोंडो केशव कर्वे ने 1906 में बंबई में प्रथम महिला विद्यालय और 1916 में पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। डीके कर्वे का संबंध विधवा पुनर्विवाह से भी है। आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्नों के 2 विकल्पों सी और डी को माना है। भारत सरकार द्वारा इन्हें 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए
खिलाफत आंदोलन की दिल्ली में 24 नवंबर 1919 में सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? सही जवाब है 1866 ईस्वी, ऑप्शन डी। मोहम्मद कासिम नानतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने 1866 में उत्तर प्रदेश के देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की। यह आंदोलन मूलतः मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता तैयार करने, अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति के विरोध में चलाया गया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनका अविस्मरणीय योगदान रहा। वर्ष 1888 में देवबंद के उलेमाओं ने सर सैयद अहमद खां की संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सभा के विरुद्ध फतवा जारी किया था। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद कांग्रेस के विरोध में स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर इलाहाबाद में किया। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनाव के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1909 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? जलियांवाला बाग जनसंहार। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड या सर की उपाधि का परित्याग कर दिया था। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम था लाल कुर्ती। सविनय विज्ञा आंदोलन के दौरान तत्कालीन पश्चिमोत्तर भारत में पठानों द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य के विरोध में चलाए गए खुदाई खिदमतगार खुदा के बंदे आंदोलन को ही लाल कुर्ती या सुर्ख पोश आंदोलन की संज्ञा प्रदान की गई थी, क्योंकि इस संगठन के स्वयंसेवक लाल रंग की कुर्ती पहनते थे। इस संगठन के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? गोंडवाना, ऑप्शन डी। भारत की चट्टान प्रणाली का प्राचीनतम से नवीनतम क्रम इस प्रकार है: आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्शियरी और क्वार्टनरी। उल्लेखनीय है कि भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सही सम्मेलन इस प्रकार होगा: माना दर्रा उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम में है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर वर्तमान लद्दाख में है, शिवकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? जोजिला दर्रा, ऑप्शन ए। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी पर स्थित है और इससे होकर श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग गुजरता है। शिवकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है और इससे होकर जम्मू से श्रीनगर को रास्ता जाता है। चुम्बी घाटी तिब्बत में सिक्किम और भूटान के मध्य स्थित है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट में स्थित अन्नाईमुड़ी है, जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। दूसरी सर्वोच्च चोटी दोदा बेट्टा है, जो तमिलनाडु में नीलगिरी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी। दोस्तों, तिलैया बांध झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर स्थित है। शेष विकल्प सुमेलित हैं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पे है और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी। दोस्तों, फोन और मिस्ट्रल दोनों आर्कस के उत्तरी ढाल से उत्पन्न होती हैं और उत्तर की ओर बहती हैं। इनमें मिस्ट्रल फ्रांस की और फोन स्विट्जरलैंड की स्थानीय पवनें हैं। बोरा इटली, यूगोस्लाविया तथा एड्रियाटिक सागर पर बहती है। खमसिन मिस्र में चलने वाली शुष्क एवं उष्ण पवन है।
खमसिन अरबी भाषा का शब्द है जो 50 के अंक का संकेत करता है। मिस्र में यह हवा अप्रैल से जून तक लगभग 50 दिन के लिए दक्षिण दिशा में चलती है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? चेन्नई में। दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में चेन्नई सबसे कम वर्षा 40 सेंटीमीटर प्राप्त करता है। यह महानगर उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाओं से अपनी अधिकांश वर्षा अक्टूबर से दिसंबर के मध्य प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है? श्रीलंका। वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में विश्व में चीन का सबसे बड़ा निर्यातक देश चीन के बाद क्रमशः भारत और श्रीलंका का स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ है बंदरगाह, एक तरफ है देश। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। रॉटरडम राइन नदी के मुहाने पर बसा नीदरलैंड में स्थित विश्व का सबसे बड़ा और व्यस्तम नदी बंदरगाह है। इगारका बंदरगाह रूस में यनीसी नदी के मुहाने से 673 किलोमीटर दूर स्थित एक नदी बंदरगाह है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगरा, दिल्ली तथा जयपुर भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं। मानचित्र पर दिल्ली, आगरा एवं जयपुर द्वारा त्रिभुज का आकार निर्मित होने के कारण यह नाम दिया गया है। पृथ्वी की परिक्रमा धुरी ध्रुवी धुरी सदा झुकी होती है। सही जवाब है ऑप्शन डी। दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री अक्ष पर पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस झुके हुए अक्ष के सहारे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1000 मील प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाती है। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या है। ऑप्शन सी ब्रह्मांड। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड, आकाशगंगा और सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोल शास्त्री एवं पादरी जार्ज लेमेतेयर 1894-96 ने किया था। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सही जवाब होगा ऑप्शन ए और सही सुमेलन इस प्रकार है। एक तरफ है घास के मैदान, एक तरफ है महाद्वीप। लानोज पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका में, स्टेपी होता है यूरोप में, प्रेरीज पाए जाते हैं घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में और वेल्ड होते हैं दक्षिण अफ्रीका में। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो है कोंकण। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से कन्याकुमारी तक विकसित है। गुजरात से गोवा कोंकण तट, गोवा से मंगलौर कन्नड़ तट, मंगलौर से कन्याकुमारी मालाबार तट। नीचे दिए गए कोड से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए। पहली झील है ग्रेट बियर 31,153 वर्ग किलोमीटर कनाडा में है। बैकाल झील 31,500 किलोमीटर रूस में है। विक्टोरिया झील 68,800 किलोमीटर युगांडा, केनिया, तंजानिया में। सुपीरियर झील 82,100 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। सही सुमेलन इस प्रकार होगा। एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र हैं और एक तरफ देश दिए गए हैं। किनकी औद्योगिक क्षेत्र जापान में है, कैंटन चीन में है, लॉरेन फ्रांस में है, बेलो हैरीजांटले पाया जाता है ब्राजील में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सही जवाब है ऑप्शन बी और सही सुमेलन इस प्रकार होगा। एक तरफ केंद्र है, एक तरफ खनिज है। मकुम कोयला खनिज के लिए, डल्ली राजाना लौह अयस्क
कोरापुट बॉक्साइट के लिए और चित्रदुर्ग मैग्नीज के लिए। तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। तातीपाका ओएनजीसी तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में स्थित है। नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। नीलांग घाटी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का भाग है। मई 2015 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। सूची फर्स्ट तथा सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सही जवाब है ऑप्शन सी। सही सुमेलन इस प्रकार होगा, एक तरफ जनजाति है, एक तरफ क्षेत्र है। खिरगित जनजाति पाई जाती है मध्य एशिया, पामीर का पठार एवं तिएन शान पर्वतमाला में। बुशमैन पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में। एनु पाई जाती है जापान, होक्काइडो एवं सकालीन द्वीप में। बद्दू जनजाति पाई जाती है अरब, हमद और नेफत मरुस्थल में। दीमक को बुशमैन का चावल कहते हैं। यह लोग सर्वभक्षी होते हैं। हाल ही में 2011 की जनगणना से संबंधित अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? ऑप्शन बी सिख। 2011 की जनगणना अनुसार धर्म के आधार पर न्यूनतम लिंगानुपात सिख समुदाय में 903 है। हिंदू, मुस्लिम, जैन तथा बौद्ध संप्रदाय में लिंगानुपात क्रमशः 939, 951, 954 तथा 965 है। ईसाइयों में सर्वाधिक है 1023। 2011 की जनगणना अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, ऑप्शन डी। 2011 की जनगणना अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106, पश्चिम बंगाल का 1028, केरल का जनसंख्या घनत्व 860, उत्तर प्रदेश का 829 और संपूर्ण भारत का 382। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.7% रही है। शेष विकल्प सुमेलित हैं। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र होगी 29 साल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जनगणना आकलन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र 29 वर्ष, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका की 37 वर्ष और जापान की 48 वर्ष है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सही जवाब दोस्तों होगा ऑप्शन बी और सही सुमेलन इस प्रकार होगा। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 में, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में और अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में, ऑप्शन डी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। इस वाद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार उसे अक्षुण्ण बनाए रखते हुए ही भारतीय संसद संविधान संशोधन की शक्ति का उपयोग कर सकती है। केशवानंद भारती केरल के कासरगोड जिले में स्थित हिंदू मठ एडनीर मठ के प्रमुख थे। इनकी मृत्यु हाल ही में 6 सितंबर 2020 को कासरगोड में हो गई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। कारण है, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। सही जवाब है ऑप्शन ए तथा आर दोनों ही सही हैं और ए सही स्पष्टीकरण है आर का। संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, क्योंकि मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करना निरर्थक हो जाता यदि इन्हें प्रभावी ढंग से प्रवर्तित कराने की व्यवस्था न की गई होती।
डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा और हृदय है, जिसके बिना संपूर्ण संविधान ही अर्थविहीन हो जाएगा। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? सर, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संसद। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में परिवर्तन या संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक विशेष बहुमत, प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित विधेयकों के माध्यम से किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य, ऑप्शन ए है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में वृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत एवं सम्मानपूर्ण संबंधों को अक्षुण्ण रखने, अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान वार्ता एवं मध्यस्थता द्वारा करने तथा राष्ट्रों की पारस्परिक व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय संधियों या कानूनों के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाने का प्रयास करेगा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 14 दिनों तक। संविधान के अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? ऑप्शन डी 1 वर्ष। अनुच्छेद 249(1) के तहत यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा पारित संकल्प द्वारा यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में प्रगणित ऐसे विषय के संबंध में जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है विधि बनाए, तो जब तक वह संकल्प प्रवृत्त है संसद के लिए उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाना विधि पूर्ण होगा। इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार उपयुक्त संकल्प 1 वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए। इस प्रकार ऐसा कोई प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रह सकता, बशर्ते उसे बनाए रखने का प्रस्ताव पुनः राज्यसभा द्वारा उपयुक्त उपबंध के तहत पारित न किया जाए। सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? ऑप्शन सी केंद्र तथा राज्यों के मध्य। केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंधों तथा उनके बीच शक्तियों के वितरण पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 1983 में न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की थी। राज्य वित्त आयोग है एक, सही जवाब है ऑप्शन सी संवैधानिक संस्था। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 243 झ के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राज्य वित्त आयोग को यह अधिकार है कि वह पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 253। संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय के लिए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसके अनुसार संसद अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी संसद में साधारण बहुमत द्वारा।
भारत में नए राज्यों के गठन संबंधी समस्त अधिकार भारत की संसद को प्राप्त हैं। संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्य का गठन कर सकेगी, जबकि अनुच्छेद 4 के खंड 2 के अनुसार ऐसी विधि जो नए राज्य के गठन से संबंधित हो अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं कहलाएगी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 4 के अनुसार भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, जबकि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष 3 आधारों पर पदच्युत हो सकता है। प्रथम, लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने पर, इस्तीफे द्वारा और तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। किसी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है। सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 341 1 एवं 342 1 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य संघीय क्षेत्र के संबंध में संबंधित राज्यपाल से परामर्श कर उस राज्य या संघीय क्षेत्र की किसी जाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और सही सुमेलन इस प्रकार होगा, एक तरफ संस्थान है और एक तरफ अनुच्छेद है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अनुच्छेद 148 में, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 ए में और संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन अनुच्छेद 315 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 324। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण हेतु एक निर्वाचन आयोग होगा। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? अरुणाचल प्रदेश में। 83वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इसके पीछे कारण है कि समूची जनसंख्या जनजातीय है, वहां कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है। ज्ञातों के संविधान की धारा 243 घ के अनुसार पंचायतों में अनुसूचित जातियों जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य का विधानमंडल। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 सी के अनुसार किसी भी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध कर सकता है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, भाग 9। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य तथा भाग 6 में राज्य तथा भाग 4 ए में मूल कर्तव्य संबंधी प्रावधान है। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। ऑप्शन बी, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण और विकास में जन भागीदारी के साथ शासन के निचले स्तर तक जवाबदेही के लिए विस्तार के मूल उद्देश्यों के साथ पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, बी आर मेहता। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी
बलवंत राय मेहता को कहा जाता है, क्योंकि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की सिफारिश की थी। इनकी सिफारिशों के आधार पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था। निम्नलिखित पंचायतों में से किसे या किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सभी को। नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत तीनों संस्थाओं को उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। ऑप्शन ए 21। संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सरकारी समितियों के निदेशक मंडल की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। वस्तुतः सहकारी समिति के निदेशकों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या का उपबंध राज्य विधानमंडल द्वारा समय समय पर विधि बनाकर की जाती है। वर्तमान में न्यूनतम 9 सदस्य और अधिकतम 21 सदस्य का प्रावधान उपबंधित किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का शुभारंभ वर्ष 2007-8 के रबी मौसम से हुआ। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि करके चावल, गेहूं तथा दाल के उत्पादन में क्रमशः 10, 8 और 2 मिलियन टन कुल 20 मिलियन टन की वृद्धि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्राप्त करना था। साख सुविधा सुदृढ़ करना इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? YV रेड्डी। 14वें वित्त आयोग का गठन 2 जनवरी 2013 को भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर YV रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 15 दिसंबर 2014 को केंद्र सरकार को सौंपी थी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? दोस्तों, स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी 2010 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्वावलंबन योजना की शुरुआत 26 सितंबर 2010 को केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन योजना के रूप में शुरू की गई थी। योजना का स्थान मई 2015 से प्रारंभ अटल पेंशन योजना ने ले लिया है। 2005-6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना। प्रश्न कह रहा है कि 2005-6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी ग्रामीण स्वच्छता। वर्ष 2005-6 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवास, सिंचाई, पेयजल, ग्रामीण सड़कें, विद्युतीकरण एवं संचार सुविधा सहित कुल 6 घटक शामिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि है ऑप्शन सी 2015 से 2022। प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि 2015 से 22 है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 तक स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के पूर्ण होने तक शहरी क्षेत्र में निवासित व्यक्तियों के लिए 2 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित व्यक्तियों के लिए 4 करोड़ आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 में की गई। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? कर्नाटक। देश में उत्पादित कुल कॉफी उत्पादन में से आधे से अधिक उत्पादन कर्नाटक करता है। वर्ष 2019-20 के अंतिम अनुमान के अनुसार 3 प्रमुख कॉफी उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं: कर्नाटक 68%, केरल 22%, तमिलनाडु 5.8%। जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन डी अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति। समावेशी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सीमांत कृषकों, भूमिहीन कृषि श्रमिकों और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को समावेशी कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। बैंकिंग अधोसंरचना के विकास विस्तार से वित्तीय समावेशन होगा। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना तथा ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं का प्रसार व कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। घाटे की वित्तीय व्यवस्था डिफिसिट फाइनेंसिंग में मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जाती है। इसे हीनार्थ प्रबंधन भी कहते हैं। घाटे की वित्तीय व्यवस्था मुख्यतः वित्तीय कोष जुटाने का एक स्रोत होता है। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केलकर समिति। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश केलकर समिति ने की थी। निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विकिरण ताप मापी। पायरोमीटर एक प्रकार का दूर संवेदी थर्मामीटर है जो किसी सतह के ताप का मापन करता है या किसी भी दूरी पर उपस्थित सतह का ताप उसके द्वारा उत्पन्न तापीय विकिरण के आधार पर मापता है। यह एक विकिरण ताप मापी है। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डायनेमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। आमतौर पर इसका तात्पर्य एक जनित्र या जनरेटर से होता है जो दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। डायनेमो में घूर्णन करते हुए तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार दिष्ट धारा में रूपांतरित किया जाता है। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। एनीमोमीटर के द्वारा। ऑप्शन बी, वायु की गति एवं दिशा एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है। बैरोमीटर वायु दाब के मापन और हाइड्रोमीटर द्रव के अपेक्षित घनत्व के मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, सौर सेल। प्रकाश वोल्टेज सेल सौर सेल होते हैं जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश विद्युत प्रभाव के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा। दोस्तों वायु शक्ति में वायु की गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होता है। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहा जाता है। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। सही जवाब है ऑप्शन डी, 25 सेंटीमीटर। मानव की सामान्य रूप से स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। नेत्र के सामने की वह निकटतम दूरी जहां पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वर्ष 1921 में आइंस्टीन को उनकी खोज प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, मीथेन। बायोगैस संयंत्र में किसी भी प्रकार के जैविक पदार्थ जैसे कूड़ा करकट, फलों के छिलके और जलकुंभी आदि को सड़ाकर गैस बनाई जाती है। पादप अवशेष, पशुओं का गोबर आदि सेलुलोजी पदार्थ अवायवीय जीवित दशा में विघटित होकर बड़ी मात्रा में दहनशील गैसें मीथेन 50 से 60%, कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 40%, हाइड्रोजन 6 से 10% तथा नाइट्रोजन 1 से 2% निष्कासित होती है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विबंधक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी पानी, हैवी वाटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारी जल हाइड्रोजन में समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। परंपरागत नाभिकीय रिएक्टरों जिनमें यूरेनियम 238 व प्लूटोनियम 239 ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं में भारी जल का प्रयोग विबंधक एवं प्रशीतक दोनों के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है या होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी।
ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरेमीन का प्रयोग जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है ऑप्शन डी, ऑप्शन बी दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्साइसिन की उपस्थिति। लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल, कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च में तीखापन और एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण प्याज का रंग लाल गुलाबी होता है। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन बी सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। एथेनॉल सभी प्रकार की शराब का मुख्य अवयव है, अतः इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः स्टार्च तथा शर्करा युक्त पदार्थों जैसे जौ, चावल, सेब, अंगूर तथा गन्ने के रस के किण्वन द्वारा किया जाता है। इसके व्यावसायिक उत्पादन में सैक्रोमाइसीज सेरेविसी नामक खमीर उपयोग में लाया जाता है। कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है। कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है ऑप्शन सी चाय और कॉफी दोनों में। कैफीन क्षारक चाय और कॉफी दोनों में पाया जाता है। कैफीन एक कड़वी सफेद क्रिस्टलार एक्सेंथाइन एल्केलाइड है जो एक मनोस्फूर्तिदायक उत्तेजक औषधि है। इसकी खोज जर्मन रसायन शास्त्री फ्रेडरिक फर्डिनेंड रंज ने 1819 में की थी। यह काफी चाय, मृदु पेय और ऊर्जा पेय जैसे अति लोकप्रिय पेय पदार्थों में पाई जाती है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पौधे मृदा से नाइट्रोजन का अवशोषण सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रेट के रूप में करते हैं। सामान्यतः पौधे 3 प्रकार से नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं, वायु से नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और मृदा से नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में। निम्न में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी और डी, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60। इस प्रश्न के संदर्भ में कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32 को आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में माना है। वस्तुतः फास्फोरस 32 का प्रयोग विशेषतया असाध्य ट्यूमर कोशिकाओं की पहचान हेतु प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि कैंसर युक्त कोशिकाओं में अधिक फास्फोरस इकट्ठा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जबकि कोबाल्ट 60 कैंसर की विकिरण चिकित्सा हेतु प्रयुक्त की जाती है। आयोडीन 131 थायराइड, अर्बुद और सोडियम 24 का प्रयोग रक्त व्यतिक्रम की चिकित्सा हेतु प्रयुक्त होती है। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित हैं? दोस्तों सोयाबीन, दूध, अंडा, मछली तथा मांस में पाया जाने वाला प्रोटीन सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल से युक्त होता है, इसलिए इसे संपूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है जो ऑक्सीजन की अपेक्षा 200 गुना अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। फलस्वरूप मानव को श्वसन में असुविधा होती है और दम घुटने लगता है, जो मृत्यु का कारण भी बन जाता है। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। दूसरा है यह लौह युक्त यौगिक है। तीसरा कथन है यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। चौथा कथन है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 4। हीमोग्लोबिन रोगों के प्रति प्रतिरक्षा नहीं प्रदान करता, यह कार्य श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं। हीमोग्लोबिन एक लौह युक्त जटिल प्रोटीन है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है और रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनेन का निष्कर्षण किया जाता है सिनकोना की छाल से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनेन का निष्कर्षण सिनकोना वृक्ष की छाल से किया जाता है। सिनकोना एक आवृत बीजी पादप होता है
या दक्षिण अमेरिकी मूल का पौधा है जिसे ईसाई मिशनरियों द्वारा 16वीं सदी में पहले यूरोप फिर बाकी दुनिया में फैलाया गया। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। ऑप्शन सी, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन सभी जीवों में वंशानुगत परिवर्तन है जो स्वतः या अप्राकृतिक रूप से प्रेरित किए जा सकते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन सी, गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं अंकुर का तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है। इसके अतिरिक्त बादाम, मूंगफली, विभिन्न वनस्पति तेल जैसे सूरजमुखी, मक्का, सोयाबीन, कुसुम का तेल, सूरजमुखी की बीज और पालक इत्यादि भी विटामिन ई के स्रोत हैं। मानव सदृश लघुतम कपि है। ऑप्शन ए, गिबन। मानव सदृश लघुतम कपि गिबन है। यह कपि भारत में पाया जाता है। गिबन हीन कपि की श्रेणी में आते हैं, जबकि शेष बड़े आकार के कारण महाकपि की श्रेणी में आते हैं। मस्तिष्क जिम्मेदार है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी के लिए, उपरोक्त तीनों के लिए। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है। चूंकि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर की इन क्रियाओं का हार्मोनों द्वारा नियंत्रण करती हैं, इन सभी का नियंत्रण संदेश भेजकर मस्तिष्क करता है। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है, जिसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है, जबकि वर्णांधता एक लिंग संलग्न वंशागत रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है, जिसे लाल हरा अंधापन अथवा डायल्टोनिज्म भी कहा जाता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। सही जवाब है ऑप्शन डी, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता के विकास हेतु उत्तरदायी होती हैं। इनमें असामान्य वृद्धि ही ल्यूकीमिया रक्त कैंसर कहलाता है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है बुलिमिया से। आप बुलिमिया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बुलिमिया नर्वोसा भोजन ग्रहण में असंतुलन की बीमारी है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन रोक देना चाहिए। आमतौर पर वे उल्टी कर देते हैं। मानव रक्ताधान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ओ समूह। रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक दाता और रक्त समूह ए बी को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है। रक्त समूह ओ में कोई प्रतिजन नहीं होता है तथा इसका रुधिर सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है बरेली में। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में इज्जत नगर में स्थित है। यह पशु चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना 1889 में भयंकर रोगों से भारतीय पशुधन संपदा के बचाव हेतु शोध कार्य करने के लिए इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के नाम से हुई। जीवाणु विज्ञानी सर लोनार्ड रोजर IBRI के प्रथम निदेशक थे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सही सुमेलन इस प्रकार है: विटिकल्चर अंगूर की खेती, वेजिकल्चर वृक्षों की कृषि, पिसिकल्चर मछली पालन, ओलेरिकल्चर सब्जी की खेती। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करनाल हरियाणा में 1923 में हुई थी। यह संस्थान पशु क्लोनिंग तकनीक के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस संस्थान को वर्ष 1989 में मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु है। ऑप्शन ए एंडोडेड्रल फ्लोरीन। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कार्बन परमाणुओं की मदद से दिसंबर 2015 में एक नवीन पदार्थ एंडोडेड्रल फ्लोरीन का निर्माण किया, जिसे विश्व का सबसे महंगा पदार्थ माना जा रहा है।
इसकी कीमत $27 मिलियन प्रति ग्राम आंकी गई है, जबकि आयोग ने कैलिफोर्नियम 252 को माना है, जो कि सही नहीं है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में, ऑप्शन सी। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन मुख्यतः भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत हैं। भारत के केरल राज्य में स्थित शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह केरल के पलक्कड़ जिले में 12 किलोमीटर लंबाई एवं 7 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई 2008 में। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना की घोषणा जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा की गई। इसके 8 लक्ष्यों में से एक ग्रीन इंडिया मिशन भी है, जिसके तहत भारत में वन क्षेत्र को 20% से बढ़ाकर 10 वर्षों में 33% तक करना है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? O2, ऑप्शन डी। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है उपर्युक्त सभी मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा, जल एवं वायु तीनों प्रकार के प्रदूषण होते हैं। उर्वरकों का प्रयोग मृदा में होता है। मृदा पर फसलों की सिंचाई की जाती है, जिसके वाष्पीकरण के फलस्वरूप ये प्रदूषक वायु में पहुंचते हैं। अतः उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा, जल एवं वायु तीनों प्रकार के प्रदूषण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? धान का खेत, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्नगत विकल्पों धान का खेत, वन, घास का मैदान और झील में से धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से जैव विविधता नहीं पाई जाती, जबकि वन, झील तथा घास के मैदान प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण हैं। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। सही जवाब है ऑप्शन डी, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों होता है, क्योंकि वह सर्वाहारी है। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। सही जवाब है ऑप्शन डी, प्राकृतिक आवासीय विनाश। जैव विविधता के ह्रास में प्रमुख कारण प्राकृतिक आवासों का ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, घटते वन क्षेत्रों की सघनता कम होना, औद्योगिकरण तथा अवैज्ञानिक तरीके से खनन के साथ अवैध शिकार और तस्करी आदि हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों की स्थापना एवं अधिसूचना का प्रावधान किया गया है। जनवरी 2013 में अधिनियम में संशोधन कर अपराधों के लिए जुर्माना और अधिक कठोर बना दिया गया है। 2014-15 में भारत देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी का प्रयास है। सही जवाब है ऑप्शन ए, 4 से 5%। वर्ष 2014-15 में भारत देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी का प्रयास 4 से 5% है। वर्ष 2014-15 में भारत का कुल निर्यात 18,96,348 करोड़ रुपए का था और इसमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 4.48% है, जबकि वर्तमान 2019-20 में उत्तर प्रदेश की देश के कृषि निर्यात में भागीदारी 7.35% है। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? ऑप्शन ए, खतौली में। यह प्रश्न विवादित है, क्योंकि विकल्प में दिए गए चारों चीनी मिलों से कोई भी एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल नहीं है। आयोग ने खतौली को माना है। वर्तमान में उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो खतौली चीनी मिल उत्तर प्रदेश में ही 5वें स्थान पर है। यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर करने योग्य है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है नोएडा में।
उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में स्थित है। भारत में सॉफ्टवेयर एवं बीपीओ उद्योग के अन्य केंद्रों में बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एवं पुणे प्रमुख हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री निर्मल भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं? विद्या बालन। विद्या बालन निर्मल भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं। वस्तुतः वर्ष 2012 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान को नवीनीकृत कर निर्मल भारत अभियान के रूप में लागू किया गया, जिसे 2014 में पुनः नवीनीकृत कर स्वच्छ भारत मिशन के रूप में लागू किया गया। वर्ष 2015 के भौतिक शास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता टी काजिता और ए मैकडोनाल्ड निम्नलिखित में से क्रमशः किस देश के निवासी हैं? ऑप्शन सी जापान और कनाडा। वर्ष 2015 का भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार न्यूट्रिनो स्पंदन की खोज है संयुक्त रूप से जापान के तकाकी काजिता और कनाडा के आर्थर बी मैकडोनाल्ड को प्रदान किया गया। वर्ष 2020 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरॉस, रीनहार्ड गेंजेन और एंड्रिया गेज को प्रदान किया गया है। भारत तथा पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बैंकॉक में गोपनीय मिलन के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लेने गई, जो वर्ष 2015 में आयोजित था इस्लामाबाद में। भारत तथा पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बैंकॉक में गोपनीय मिलन के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान के हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लेने गई, जो 9 दिसंबर 2015 में इस्लामाबाद में आयोजित था। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य अफगानिस्तान और निकट पड़ोसियों के लिए सुरक्षित और स्थिर क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग स्थापित करना है। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन 2021 दुशांबे ताजिकिस्तान में आयोजित होगा। UNHCR के अनुसार यूरोप में शरणार्थियों और विस्थापितों की संख्या हाल ही में किस सीमा पर पहुंच गई है? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी द्वारा दिसंबर 2015 में जारी आंकड़ों के अनुसार यूरोप में शरणार्थियों और विस्थापितों की संख्या 1 मिलियन से अधिक हो गई है। आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। विश्व का कौन सा देश अपने नागरिकों को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए वैकल्पिक राजधानी का निर्माण कर रहा है? फिलीपींस। फिलीपींस अपने नागरिकों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए वैकल्पिक राजधानी का निर्माण कर रहा है। इसके तहत वर्तमान राजधानी मनीला के आपदाग्रस्त होने की स्थिति में पूर्व अमेरिकी सैन्य बेस क्लार्क सिटी का विकास वैकल्पिक राजधानी के रूप में किया जाएगा। टाइम्स मैगजीन द्वारा निम्नलिखित में से किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2015 चुना गया है? एंजेला मर्केल। टाइम मैगजीन द्वारा जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2015 चुना गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एवं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को वर्ष 2020 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। सऊदी में मक्का की स्थानीय परिषद में निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला है? ऑप्शन सी सलमा बिन्त। 12 दिसंबर 2015 को सऊदी अरब में मक्का की स्थानीय परिषद में निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला सलमा बिन्त हिजाब अल उतैबी हैं। हाल ही में सुर्खियों में आया वेंडल स्टीन 7X संबंधित है। सही जवाब है ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा से। वेंडल स्टीन 7X तापीय अवधारणा पर आधारित एक प्रायोगिक नाभिकीय संलयन संयंत्र है जो कि मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स द्वारा ग्रीक्सवाल्ड जर्मनी में अक्टूबर 2015 में स्थापित किया गया। विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है? 22 देशों में। विभिन्न स्रोतों में अलग अलग आंकड़े उपलब्ध होने के कारण आयोग द्वारा यह प्रश्न मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। फिर भी कैट वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुसार वर्तमान में अनिवार्य मतदान लागू करने वाले देशों की संख्या 22 है, जो कुछ हद तक विश्वसनीय है। अतः इस प्रश्न का निकटतम उत्तर डी हो सकता है। कैट वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुसार 22 देश निम्न हैं: थाईलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कांगो, डोमिनिक रिपब्लिक, लेबनान, होंडुरास, मिस्र, ग्रीस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, बोलिविया, ब्राजील, पराग्वे, उरुग्वे, इक्वेडोर, कोस्टारिका, पेरू, पनामा, मैक्सिको, नौरू और अर्जेंटीना। ज्ञातव्य है कि भारत में गुजरात सरकार ने स्थानीय निकायों में अनिवार्य मतदान को लागू किया है। दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अभी हाल ही में किस देश ने एक बच्चे के मानक की नीति को अस्वीकृत कर माता पिता को दूसरे बच्चे हेतु अनुमति दे दी है? सही जवाब है ऑप्शन सी चीन। देश में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या तथा घटती कार्यकारी जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए चीन ने अपनी एक बच्चे की मानक नीति, जो कि 1979 से लागू है, को अस्वीकृत
कर माता पिता को दूसरे बच्चे हेतु अनुमति प्रदान की है अक्टूबर 2015 में। भारत में संपन्न हुई इंटरनेशनल टेनिस प्रीमियर लीग 2015 में राफेल नडाल ने खेला था। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंडिया एसएच की ओर से। भारत में संपन्न हुई इंटरनेशनल टेनिस प्रीमियर लीग 2015 में राफेल नडाल ने इंडिया एसएच की ओर से खेला था। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नवरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया है? आजमगढ़। नवंबर-दिसंबर 2015 में उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में आजमगढ़ जिले के फूलपुर ब्लॉक के आदममऊ ग्राम की प्रधान 112 वर्षीय बुजुर्ग महिला नवरोजी देवी चुनी गई हैं। रघुवीर चौधरी ने जिन्हें हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जिस साहित्य को संपन्न किया है वह है ऑप्शन बी, गुजराती। गुजराती साहित्यकार रघुवीर चौधरी को 29 दिसंबर 2015 को वर्ष 2015 के लिए 51वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम कवि अक्कीथम अच्युतन नंबूदरी को दिया गया। भारत के सभी राज्यों को विश्व के अलग अलग देश मानकर मानव विकास सूचकांक की रैंकिंग के मामले में इन राज्यों को संबंधित देश की रैंकिंग से मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सही सुमेलन इस प्रकार है: केरल, मालदीव, गुजरात, होंडुरास, उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान, महाराष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है? एसबीआई। सितंबर 2015 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना भारत की 7 सबसे बड़ी ई कॉमर्स क्षेत्र की कंपनियों के साथ प्रारंभ की गई है। 64वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता पिया अलोंजो वुर्जबेक संबंधित हैं फिलीपींस से। 64वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता पिया अलोंजो वुर्जबेक फिलीपींस की हैं। यह प्रतियोगिता अमेरिका के लास वेगास में 20 दिसंबर 2015 को संपन्न हुई थी। वर्ष 2021 की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता भारत की हरराज कौर संधू हैं। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे में एक सुनियोजित घोटाला पकड़ा गया। यह भ्रष्ट आचरण संबंधित है। यह घोटाला संबंधित है ऑप्शन बी, रेलवे के ब्रांड जल रेल नीर से। दिसंबर 2015 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा रेलवे के ब्रांड जल रेल नीर से संबंधित भारतीय रेलवे में एक सुनियोजित घोटाला पकड़ा गया। इस घोटाले में जल के विक्रय द्वारा रेलवे को 19.5 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। भारत ने बराक 8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से विकसित की है? इजराइल के। भारत ने बराक 8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन इजराइल के सहयोग से विकसित की है। यह लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया तथा उन्होंने इतिहास बनाते हुए 2015 के चुनाव में 13 सीटें जीती? सऊदी अरब। सऊदी अरब में वर्ष 2015 में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में पहली बार महिलाओं को मतदान एवं चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान किया गया तथा उन्होंने इतिहास बनाते हुए चुनाव में 20 सीटें जीती। प्रश्न में 13 सीटों का उल्लेख है जो कि गलत है। इंटीग्रेटेड लो कास्ट सैनिटेशन ILCS योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। दोस्तों, इंटीग्रेटेड लो कास्ट सैनिटेशन योजना के तहत शौचालय विहीन गृहों में शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। यह एक साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित परियोजना है जिसमें केंद्र 75%, राज्य 15% तथा लाभार्थी 10% का योगदान करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजना नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा करना है। यह अभियान महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया। महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था। मिशन का उद्देश्य 1.04 करोड़ परिवारों को लक्षित करते हुए 2.5 लाख सामुदायिक शौचालय, 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय और प्रत्येक शहर में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है माउंट आबू। आंतरिक सुरक्षा अकादमी राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है।
इस अकादमी की स्थापना 1975 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। केंद्र सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई, जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाए जाने की संस्तुति की गई है। आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। कारगिल टर्निंग द टाइड लिखी है मोहिंदर पुरी ने। दोस्तों, कारगिल टर्निंग द टाइड पुस्तक के लेखक लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी द्वारा 1999 के कारगिल युद्ध में 8वीं माउंटेन डिवीजन का नेतृत्व किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा संचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। देश में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 101 लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र नलकूपों द्वारा सिंचित होता है, जो कुल नलकूप सिंचित क्षेत्र का 32% है। नलकूप सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा महाराष्ट्र का स्थान आता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? 2008 ईस्वी में। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत अगस्त 2008 में भारत सरकार द्वारा भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण, भूमि संपत्ति संबंधी विवादों को घटाना, भूमि अभिलेखों के रखरखाव व्यवस्था में पारदर्शिता लाना आदि उद्देश्यों से की गई थी। भारत में वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है? ऑप्शन सी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। 1 अप्रैल 2009 को केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज वर्ष 2013 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में शामिल कर दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराना है। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। सही जवाब है ऑप्शन बी। दोस्तों, हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 में, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में, गरीबी हटाओ 1971 में। ई बीज संबंधित है। सही जवाब ऑप्शन डी, सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार से। दोस्तों, ई बीज में ई का तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक तथा बीज का तात्पर्य बिजनेस है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए ई बीज पोर्टल के तहत कारोबार संबंधी 14 प्रकार की स्वीकृतियां एक ही प्लेटफॉर्म से प्रदान की जाती हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, हमें यह भी बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ताकि हमारी टीम उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आ सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।